से बड़ी चुनौती और ये आगे भी रहेगी। भारत के सीमा विवाद पर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान आया है सामने, पूरी खबर जानिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चीन के साथ ये चुनौती आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार्यक्रम में बोलते हुए ये बड़ी बात कही है। सीडीएस ने पाकिस्तान के द्वारा छेड़े गए प्रॉक्सी वॉर को भारत के लिए दूसरी बड़ी चुनौती बताया और कहा कि किसी भी देश के सामने चुनौतियां क्षणिक नहीं होती बल्कि विभिन्न रूपों में पैदा होती हैं। जनरल चौहान ने क्षेत्रीय अस्थिरता को भी चिंताजनक बताया, इसे एक चिंता का विषय बताया और कहा कि भारत के सभी पड़ोसी देश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अशांति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक और चुनौती ये है कि युद्ध के क्षेत्र बदल गए हैं, अब इसमें साइबर और अंतरिक्ष भी शामिल हो गए हैं। सीडीएस ने कहा है कि हमारे दोनों प्रतिद्वंदी यानी कि पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्तियां हैं और ये तय करना हमेशा एक चुनौती बनी रहेगी कि हम उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अलग ही तरह का युद्ध था। इसके पहले जितने भी हमने युद्ध लड़े, जैसे मैंने आपको बताया 47 से लेकर के 71 या 1999 तक, वो अलग तरह के युद्ध थे। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था, जिसमें हमने दुश्मन का आमने सामने की लड़ाई बहुत कम की। हमने अगर दुश्मन को देखा तो सेंसर्स के थ्रू या सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू दुश्मन को देखा, ना कि आमने सामने। ये सब चीज़ के बारे में जो है सीडीएस के ऑफिस या हेडक्वार्टर आईडीएस या सीनियर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, इसके बारे में हम काफ़ी समय से काम कर रहे थे। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हमने फ्यूचर वॉरफेयर फोर्स, भविष्य में किस तरह के युद्ध लड़े जाएंगे उसके बारे में कोर्स शुरू किए हैं। एक फ्यूचर ऑपरेशन एनालिसिस ग्रुप, इसका गठन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में हमने मऊ में रण संवाद, इसके बारे में 2-3 दिन की गोष्ठी की थी। तो ये सब की सोच जो थी हमारे में थी, इसीलिए जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोग को थोड़ी सफलता मिली, बहुत सफलता मिली। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अलग ही तरह का युद्ध था। इसके पहले जितने भी हमने युद्ध लड़े, जैसे मैंने आपको बताया 47 से लेकर के 71 या 1999 तक, वो अलग तरह के युद्ध थे। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था, जिसमें हमने दुश्मन का आमने सामने की लड़ाई बहुत कम की। हमने अगर दुश्मन को देखा तो सेंसर्स के थ्रू या सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू दुश्मन को देखा, ना कि आमने सामने इसे देखा। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था। इसमें जो भी काइनेटिक ऑपरेशंस करे जा रहे थे, जो कि हवा में या वायु में या जमीन के ऊपर या समुद्र में, ये काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ में नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक से मेरा मतलब है साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये उसके प्रभाव को या तो बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। इसके अलावा यह एक लॉन्ग लीनियर ऑपरेशन था, मतलब हम सीक्वेंस वाइज नहीं अटैक कर रहे थे, जो शुरू की पंक्ति के अलावा पीछे के पंक्ति में। तो इसमें कोई इस तरह की लड़ाई में ना कोई फ्रंट था ना कोई रेयर था। यह एक नेटवर्क और इंटीग्रेटेड लड़ाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आपने एक नए विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में काफ़ी आप लोगों ने सुना भी है। यह है न्यू नॉर्मल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी बारे में बात की है कि नए पैमाने तय किए जाएंगे, नया नॉर्मल होगा। और ये उन्होंने ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर जी ने भी इसके बारे में कहा है कि न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। न्यू नॉर्मल एक ऐसी स्थिति होती है जो किसी संकट या क्राइसिस के बाद बनती है, और तब बनती है जब क्राइसिस खत्म हो जाती है। और ये इसलिए होता है ताकि भविष्य में उस तरह का संकट दोबारा ना आए। अगर आए तो उसे संभालने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं, और कोई भी नए संकट की स्थिति जो है बल्कि अलग होती है, और धीरे धीरे जो भी हम इसमें बदलाव लाते हैं, समाज जो है इसे आस्ते आस्ते स्वीकार कर लेता है। आप लोग को याद होगा कोविड का जो संकट था, उसके बाद में न्यू नॉर्म क्या बना? न्यू नॉर्म ये बना कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, वर्क फ्रॉम होम, ये नॉर्मल न्यू नॉर्म था। इसके बाद नोटबंदी, जब हमने डीमोनेटाइजेशन की थी सरकार ने, इसके बाद में न्यू नॉर्म बना था डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। डोकलम और गलवान के बाद न्यू नॉर्मल था ऑपरेशन सिंदूर, मतलब हमारी जो वहाँ पे बॉर्डर्स के पास में डिप्लॉयमेंट थी, ज़्यादा थी और काफ़ी इफेक्टिव थी, वो न्यू नॉर्मल।
तो ये न्यू नॉर्मल इस क्राइसिस के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी, न्यू नॉर्मल के बारे में काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं और 3-4 चीज़ें जो उसमें से सामने आती हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला है आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, एक। दूसरा, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चलेगा, दूसरा। तीसरा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और भारत जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। और इसके बीच में औरों ने भी कही हैं ये बातें, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर में इन बातों के अलावा 2 बातें और कही थी। उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉक्सीज, मतलब आतंकवादियों को प्रॉक्सी यानी शत्रु के प्रतिनिधि के रूप में ही देखा जाएगा। और सेकंड था, उन्होंने ये भी कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इसको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाए। ये अगर एक नया पैमाना है, नए नॉर्मल है, तो उसके लिए तीनों सेनाओं के लिए जो है एक जो है नया काम करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और उसके जो इम्प्लीकेशंस हमारे लिए हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है, जो मैंने एक बार मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के बारे में कहा था, तो अब ये जो है 24/7 365 डेज, मतलब इस तरह की तैयारी हमेशा रहनी पड़ेगी। या मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑफिशियली टर्मिनेट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो इसी कारणवश और वैसे भी मतलब हमें जो है इसके बाद में हमेशा जो है चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टेररिस्ट को कहीं पे भी जो है ढूंढ करके मारेंगे, इसके ऊपर 2 तात्पर्य होते हैं। मतलब हमारे इंटेलिजेंस जो है पूरे हमारे जो शत्रु देश हैं पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा। और ऑपरेशनल रीच जो है, हमारी हथियारों की जो रीच है वो बढ़ानी पड़ेगी, गहराई, दायरा और डोमेन, तीनों में। डोमेन से मेरा मतलब है नभ, जल और थल, और इसके अलावा साइबर, स्पेस, इन सब में। एक और जो इससे निष्कर्ष निकलता है कि आतंकवादी और उनके हैंडलरों को एक ही तरह से वैध टारगेट माना जाएगा। इसके अलावा हमें अगर इमीडिएट टारगेटिंग या इस तरह की बात करनी है तो परसिस्टेंट सर्वेलेंस, मतलब सर्वेलेंस जो है हमेशा 24/7 रखनी पड़ेगी। तो ये स्पेस बेस्ड एसेट्स के अलावा किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। तो स्पेस पे सर्वेलेंस का ध्यान देना पड़ेगा। एस्केलेशन कंट्रोल को सुनिश्चित करना पड़ेगा। भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक संपत्तियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस, उसका जो है हमें पूरी शक्ति के साथ पूर्णतः परिवाद करना पड़ेगा, मतलब उसे कंटेस्ट करना पड़ेगा हर एक लेवल के ऊपर। यह करने के लिए जो है हमें अपनी क्षमताओं में विकास करना पड़ेगा, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज प्रिसिशन टारगेटिंग के बारे में है। और ये लॉन्ग रेंज प्रिसिशन टारगेटिंग तो है, लेकिन हमें भारतीय मूल के अपने तरह के हथियार बनाने पड़ेंगे। एयर डिफेंस और काउंटर यूएस सिस्टम, ड्रोन्स के बारे में एकीकरण को और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड बैटल के लिए नई संरचनाएं और प्रतिक्रियाएं विकसित करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एलिट के बारे में, स्पेस, साइबर, इन सब के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज जैसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो रण संवाद के बारे में मैं बात कर रहा था, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक TPCR टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रोड मैप जाहिर किया गया था। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में भी उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो ये सारी चीज़ों को हमें एक साथ मिल करके काम करने की जरूरत है। तो आज के अधिभाषण में अगर मैं सुदर्शन चक्र का बात ना करूं तो वो आज का अधिभाषण अधूरा रह जाएगा। इसकी पहली चर्चा जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में लाल किले के चीफ से जो है करी थी कि हम एक सुदर्शन चक्र बनाएंगे 2035 तक। तो मेरे विचार से ये एक मल्टीप्लेयर डिफेंस शील्ड होगा जो सामरिक, स्ट्रैटेजिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान करेगा। मिशन का उद्देश्य न केवल रक्षा करना ही नहीं, बल्कि दुश्मन पर रिटैलिटीज का एक जवाबी प्रभाव करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। तो एक तरह से ये सोर्ड और शील्ड दोनों का काम करेगा। तीसरी चीज़ जो हमारे पास चुनौती रहेगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इसके पे शोध और विकास जो है भारत में ही किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है।
और ये अत्यंत ही आधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम से प्रेरित है और इसकी हमें जो है काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इसमें इस्तेमाल करना है। अंत में जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो है 2047 तक एक विकसित भारत बनने के लक्ष्य से आगे कदम बढ़ा रहा है, चल रहा है। इस विकसित भारत को सुरक्षित और सशक्त भारत होना चाहिए। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हम विश्व बंधु या वासुदेव कुटुंबकम जैसे आदर्शों से प्रेरित होकर भारत एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर की भूमिका निभाना चाहता है। यह जरूरी भी है और एक प्रकार से भारत को सुरक्षा भी प्रदान करती है।